Hello everybody, welcome to Glorious Classes. I'm Shruti Mishra and we are discussing chapter 1 of your geography book Resources and Development. तो इस चैप्टर में हमें जानना है रिसोर्सेज क्या होते हैं और वो हमारे डेवलपमेंट में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं और हम रिसोर्सेज को किस तरह से डेवलप करते हैं। तो पहले आइए देखते हैं रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज वो सब कुछ है जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसको हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। कैसे उनको एक्सेस करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एक्सेस करते हैं और वो इकोनॉमिकली फीजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो उनको हम रिसोर्स टर्म करेंगे। अब जो ह्यूमन का रिसोर्स के साथ इंटरेक्शन है वो 3 लेवल्स पे होता है या 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो। ह्यूमन बीइंग जो है वो फिजिकल नेचर पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उस पर वो टेक्नोलॉजी अप्लाई करता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, और ये तीनों पे डिपेंड होके ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेज को अपने यूटिलाइजेशन के लिए अपने लिए एंड प्रोडक्ट्स जो कि यूजफुल हो वो तैयार करता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कोल का। कोल एक नेचुरल रिसोर्स है। कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जमीन के अंदर से हमें लोग चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, जिनके मदद से लोग जिनको यूज करके कोल को बाहर निकालेंगे खदानों में से। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जैसे कोल फील्ड हो या कोल निकालने के लिए कोई कंपनी हो, तो इन सब तरह की चीजों को हम लोग इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। और ये सब चीजें जब मिलकर रिसोर्सेज पे हम अप्लाई करेंगे, मिलाकर अप्लाई करेंगे, तो रिसोर्सेज हमारे लिए एक एंड प्रोडक्ट बन जाएगा, यूजफुल, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करेगा और इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे अगर कोल के ही एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो कोल एक बार वो यूज करने लायक बन गया टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के बाद, तो कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, नॉर्मल छोटा सा चूल्हा जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यूज होता है कोल। तो इस तरह से एक कोल से पूरे कंट्री में बहुत तरह के काम हो सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछा गया है वो ये है कि क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है? ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स खुद में एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज की। ह्यूमन बीइंग्स अगर ना हो तो रिसोर्सेज जो नेचर में अवेलेबल हैं उनको यूज करके उनको एक यूजफुल प्रोडक्ट जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, वैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग्स की ही जरूरत है। अब जो रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अगर बेसिस ऑफ ओरिजिन देखें, वो कहाँ से आते हैं, तो उस बेसिस पे बायोटिक और एबायोटिक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब वो खत्म होते हैं या नहीं, उस बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। बेसिस ऑफ ओनरशिप पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक्स और रिजर्व्स, ये सारी चीजें हैं। तो जो रिसोर्सेज है नेचुरल, इनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज में और ह्यूमन रिसोर्सेज में। जो हमें नेचर से मिले वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्ट हो, ह्यूमन बीइंग की मेहनत का प्रोडक्ट हो, वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कंटिन्यूसली अवेलेबल हो, जैसे वाटर और विंड। ठीक है, आप वाटर और विंड जितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होते, वो फिर से भर जाते हैं। और दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जैसे नेचुरल वेजिटेशन, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं वो। और उसका दूसरा पार्ट है वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स हैं। नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और वाइल्ड लाइफ को हम फौना कहते हैं। ये भी एग्जॉस्ट नहीं होते क्योंकि वो फिर से बच्चे पैदा करेंगे, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, इस तरह से वो बढ़ते रहेंगे। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप एक बार यूटिलाइज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, उसमें भी दो तरह के हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल वो है
जैसे मेटल्स जिनको आप एक बार कोई प्रोडक्ट बनाकर फिर से पिघलाकर फिर एक नया प्रोडक्ट बना सकते हो, तो इसको आप रिसाइकल कर रहे हो, तो वो मेटल्स है उसका एग्जाम्पल। और नॉन रिसाइकलेबल जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस तरह के जो भी फ्यूल्स हैं जिनसे एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो ईंधन है उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जो अर्थ के नीचे से निकाले जाते हैं। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो दो पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर्स, जो भी ह्यूमन बीइंग अपने मेहनत से बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, अलग अलग प्लेसेस बनाते हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है, वो स्ट्रक्चर्स है। और इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, ये सारी चीजें जो है वो इंस्टीट्यूशन है। क्वांटिटी और क्वालिटी, अब ह्यूमन बीइंग की क्वांटिटी तो बहुत है अर्थ पे, ह्यूमन बीइंग का बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किसी काम को करने लायक है या नहीं, रिसोर्सेस को अपने स्किल से कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लायक है कि नहीं, इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेस को। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज। ये वैसे रिसोर्सेज हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, जैसे जो लिविंग रिसोर्सेज है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। और एबायोटिक रिसोर्सेज ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर से मिलते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये सारी चीजें जो है जो नेचर में मिलती हैं। जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप पे रिसोर्सेज को कौन ओन करता है। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनको एक एक इंसान ओन करता हो, जैसे कि कोई भी लैंड हो, पॉन्ड हो, हाउस हो, प्रॉपर्टी हो। और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, वैसे रिसोर्सेज जिनको पूरी कम्युनिटी मिल के यूज़ करती है, जिनको कोई एक पर्टिकुलर इंसान यूज़ नहीं करता है, जैसे बैरल ग्राउंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पिकनिक स्पॉट्स, वाटर टैंक्स एक्सेट्रा। अब दूसरा कैटेगरी जो है वो है नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। नेशनल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज है जो एक कंट्री के बाउंड्री के विद इन पाया जाता है। जो कंट्री का जो टेरिटोरियल बाउंड्री होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री, उसके विद इन जो कुछ भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ वो नेशनल रिसोर्स है। और ओशन एरिया में भी जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, उसके बियॉन्ड, वहां तक एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर आता है, उसके बियॉन्ड उसको हाई सीज बोलते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जिनको ओन नहीं करती, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ओशन। ओशन आफ्टर द एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स is not owned by any individual country. It is a property of everybody. अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं लेकिन उनको अभी यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। India being a tropical country, we have lots of wind and solar energy available to us all around the year. लेकिन अभी तक इनको प्रॉपरली यूज करने के लिए हमारे कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है। फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको टेक्नोलॉजी, जिनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो गया है बट उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टॉक्स, वैसे स्टॉक्स वो हैं जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अभी तक हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज नहीं बनाए हैं उसको यूज करने का। फिर नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स वैसे रिसोर्सेज हैं, ये भी स्टॉक्स के ही पार्ट हैं, जिनको यूज करने की टेक्नोलॉजी तो बन गई है, उनको यूज किया भी जा रहा है, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, फुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं है। जैसे रिवर वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं
बहुत जगह पे डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, बट अभी ये फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा। जितना पोटेंशियल है उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। Now let's see development of resources. What is development of resources and how resources are developed? So अभी तक हमने देखा कि resources जो है वो human life को इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करते हैं। एंड ह्यूमन रेस एज अ होल रिसोर्सेज को यूज करके ग्रो करता है। रिसोर्सेज जो है वो नेचर के फ्री गिफ्ट हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स उनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी तक जन्म ले चुके हैं। जैसे कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, लेकिन वो हमारे ज़रूरत के लिए काफ़ी है, हमारे लालच के लिए नहीं। अब ये जो रिसोर्सेज है वो सोसाइटी में रिच और पुअर के डिवीजन की वजह से कुछ लोग काफ़ी रिच हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा सकते हैं, और जो पुअर है उनको सोसाइटी में इतना एक्सेस नहीं है कि वो सारे रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लिए अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकें। जैसे आप क्रूड ऑयल को ले लें, जो केरोसिन ऑयल है, क्रूड ऑयल से जो केरोसिन ऑयल प्रोड्यूस होता है उसके जो प्राइसेस हैं वो केरोसिन ऑयल है या पेट्रोलियम है, इनका इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होता है अब वो इतना हाई होता है कि वो एक कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितना रिच है और वो कितना पोर्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल खरीद सकता है। तो जो कंट्री ज़्यादा रिच है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल खरीद पाएंगे। फिर यही प्रॉब्लम आपको कंट्री लेवल पे, फिर अगर आप आगे देखें तो एक इंसान जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन एक इंसान जो पुअर है, जो गरीब है, उसको गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, और अगर वो गाड़ी खरीद भी ले तो उसके पेट्रोल का खर्च वो शायद नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए सोसाइटी में जो रिच है उनके पास ज़्यादा एक्सेस है रिसोर्सेज का, और जो गरीब है वो रिसोर्सेज को उतने एफिशिएंटली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब ये जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का, अनमाइंडफुल एक्सप्लॉयटेशन, जो हम अंधाधुंध पेड़ों को काटते जा रहे हैं, ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस इमर्ज हुआ है, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। हमारा जो नेचर है वो इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि कुछ शहरों में तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किया गया था। चाइना की बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनमें एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लोग हवा में सांस ले सकें। तो पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऐसा डेवलपमेंट, इसमें इस कॉन्सेप्ट में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या कंट्री का डेवलपमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, और जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन ही उनका इस्तेमाल करके उनको ख़त्म ना कर दें, बल्कि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी इस अर्थ पे कुछ रिसोर्सेज रहे। इस कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। तो ये अर्थ समिट क्या है? वर्ल्ड में सारी कंट्रीज मिलके उन्होंने बहुत सोचा कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनका इम्पैक्ट नेचर पे बहुत ही खराब पड़ रहा है। पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज है वो इतनी तीव्रता से ख़त्म होते जा रहे हैं कि शायद कुछ सालों के बाद हमारे पास कोई भी रिसोर्स ना बचे यूज़ करने के लिए। तब ह्यूमन बींग्स कैसे सर्वाइव करें? इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सारी कंट्रीज़ हैं सब मिलके
एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स बनाए जाते हैं जहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ना हम डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और ना नेचर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा रास्ता खोजना है जहाँ पर दोनों साथ साथ में चलते रहें। तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जिसका नाम है अर्थ समिट, की 1992 में हुआ था। और इसमें 100 स्टेट्स, 100 यहाँ पे स्टेट्स का मतलब कंट्रीज है, 100 स्टेट्स के हेड्स आए थे, वो मिले थे ब्राज़ील में। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इसको डिस्कस किया गया था, और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ये एक गोल था जिसको 21st सेंचुरी में अचीव करना था सारी कंट्रीज को। उसके बाद आया एजेंडा 21। ये एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था 1992 में, उसी कॉन्फ्रेंस में, अर्थ समिट वाले कॉन्फ्रेंस में ही इसको साइन किया गया था, जहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कि इन्वायरमेंटल डैमेज, प्रॉवर्टी, डिजीज, ये सारे चीज़ को सारी कंट्रीज को मिल के फेस करना है और मिल के लड़ना है। ये किसी एक कंट्री का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट ये सबके लिए मिल के इसको टैकल करना ज़रूरी है। इसको एजेंडा 21 कहा गया। अब देखिए रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग करना मतलब रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, प्लान करके इस तरह से यूज़ किया जाए कि रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज ना हो, हर किसी को इक्वल एक्सेस हो, और रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उपलब्ध हो। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। पहले स्टेप रिसोर्स प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये करना है कि पूरे कंट्री में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, किस रीजन में क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे क्या मिलता है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका एक लिस्ट बनाना है। इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, दोनों टाइप के एस्टिमेशन किए जाते हैं कि कैसी क्वालिटी है रिसोर्सेज की और कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है। सारा कुछ एस्टिमेट करके एक मैप तैयार किया जाता है और एक लिस्ट तैयार किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. उसके बाद हम एक ऐसा प्लान स्ट्रक्चर आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं, जहाँ पर क्या स्किल्स चाहिए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए, और किस तरह के इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो थर्ड स्टेप है वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब जो रिसोर्सेज के डेवलपमेंट प्लान्स हैं, हमने जो सेकंड स्टेप में जो प्लानिंग की रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, ये प्लानिंग जो नेशनल गोल्स हैं उनसे मैच करती है कि नहीं, इनको चेक करना। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में प्लानिंग के दो मेथड्स, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वी हैव 5 year प्लान्स एंड देन वी हैव अदर शॉर्ट टर्म प्लान्स। गवर्नमेंट 5 year में क्या क्या अचीव करना चाहती है, वह उसको तय करती है कि 5 years में कंट्री में किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस के बाद से ही इसको शुरू किया गया था। अब इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आवर कंट्री वॉज कॉलोनाइज्ड। हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे फॉर 300 years, तो हमारे सारे रिसोर्सेज पे ब्रिटिश का ही हक था, इंडियंस का कोई हक नहीं था उस पर। तो ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट्स ब्रिटेन से बनाकर यहाँ लाते थे और उसको बेचते थे। तो ब्रिटिशर्स ने जैसे चाहा हमारे रिसोर्सेज को यूज़ किया। अब इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो रिसोर्सेज बचे हुए हैं उनको हम कंजर्व करें, उनको एफिशिएंटली यूज़ करें और इस तरह से यूज़ करें कि उनका
उसकी वजह से ना नेचर को नुकसान हो, ना इंसान को नुकसान हो, और जो हमारा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहे। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किस तरह से बचा कर रखना है। और तो हमने देखा कि रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे किसी भी चीज़ का, आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको खर्च करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके फ्यूचर यूज़ के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का एक कॉन्सेप्ट आया। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में हमेशा ये याद रखना है कि द रिसोर्स इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। आप उससे अपने वांट्स को सेटिस्फाई करिए, बट अपने लालच को पूरा करने की कोशिश मत करिए। अब हम अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। पहला है लैंड रिसोर्स। तो इंडिया जो है वह वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो वी हैव लार्ज एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल टू अस। लेकिन इस लैंड रिसोर्स को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। तो जो फिगर 1.3 है वो दिखाता है कि इंडिया का जितना भी एरिया है, जो भी लैंड अवेलेबल है हमारे पास, उसमें 43% जो है वो प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेटोज हैं। ये 3 तरह के लैंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इस लैंड को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, वही आपके रिसोर्स डेवलपमेंट को एफिशिएंटली हैंडल करेगा। अब जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन किस किस तरह से किया जाता है। अब लैंड को किस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पहला है फॉरेस्ट के लिए, फिर उसके बाद दूसरा टाइप है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब जिसमें आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। वह है बैरन और वेस्ट लैंड, जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे जो लैंड बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स, फैक्ट्रीज, ये सब बनाने में यूज़ होता है। फिर है अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसे लैंड जिनको छोड़ दिया गया है, जहाँ पे अभी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पे ट्री ग्रोज किए जाते हैं या जानवर चरने जाते हैं, जो वेस्ट लैंड है, ये सारे इस 3rd कैटेगरी में आते हैं। 4th कैटेगरी है फैलो लैंड्स, जिन पे प्रेजेंटली एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। इनको 1 साल 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये अपने आप को फिर से रिप्लेनिश कर ले और फिर से उन पे एग्रीकल्चर हो सके। फिर 5th है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वह लैंड है जो अभी एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है करंट ईयर में। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लैंड अवेलेबल है इंडिया में। अब देखिए लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड को यूज करने का पैटर्न क्या है इंडिया में। ये एक कंपैरेटिव पाई चार्ट है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड 1960-61 का डेटा है और राइट हैंड साइड 2014 का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइप्स ऑफ लैंड्स पढ़े उसमें कितने परसेंटेज ऑफ लैंड किस एरिया में फॉल करते हैं। जैसे 18.11% फॉरेस्ट था 60-61 में, और 2014 में ये बढ़ के हो गया 23.3%। फिर बैरन और कल्चरल अनकल्चरेबल वेस्टलैंड 18.11% था 60-61 में, ये रिड्यूस होके 5.5% हो गया 14-15 में। तो लैंड जो है उनका पैटर्न किस तरह से, उनके यूज करने का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, ये डेटा इस पाई चार्ट में दिया हुआ है। अब जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये
और इसमें जो बहुत सारे पीओके लैंड्स हैं उनको नहीं सर्वे किया गया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लैंड्स हैं उनको भी सर्वे नहीं किया गया है। तो ये मोरलेस एक रफ एस्टिमेशन है इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का, विच इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ऊपर वाले पाई चार्ट में हमने देखा कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो इंडिया का 60-61 से अभी कंसिडरेबली इंक्रीज हो गया है 2014-15 में। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड यूज जो है वो टाइम के साथ चेंज होते रहता है।